अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। मामला यह है कि सज़ाओं का सिलसिला थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पीटीआई की मुश्किलात में कमी होती हुई भी नज़र नहीं आ रही है। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में मज़ीद सज़ाएँ सुनाई गई हैं, लेकिन इसमें भी एक अहम बात है कि फवाद चौधरी साहब और जैन कुरैशी साहब यहाँ पर भी बरी हो गए हैं। तो अब फिर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं कि क्या कोई डील तो नहीं हो रही है, क्या हो रहा है कि सेम लोग हर जगह से बरी हो रहे हैं, और अगर ये अपना इतना अच्छा केस लड़ रहे हैं तो बाकी लोग इतना अच्छा केस क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं। दूसरा मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुल के सामने आया। सलमान अकरम राजा साहब ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है और ख़बरें ये आ रही हैं कि अलीमा खान साहिबा के साथ उनके कोई इख्तलाफात हुए हैं, और वो इख्तलाफात हुए हैं कि जब बानी पीटीआई ने फैसला कर लिया था कि ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाना, तो उस फैसले को पसे पुश्त डालकर इन्होंने खुद से पार्टी ने, पार्लिमानी पार्टी ने या सियासी कमेटी ने फैसला क्यों किया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह से इख्तलाफात सामने आएंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, वो तहरीकें कैसे चलाएंगे और बानी पीटीआई को रिहा कैसे करवाएंगे। और आखिरी सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि क्या अब भी चांसेस हैं कि बानी पीटीआई को रिहा करवाया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। राना साहब, सबसे पहले दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पीटीआई के हवाले से। एक तो मैसेज आ गया कि नरमी नहीं होने वाली है, सज़ाएं मज़ीद हुई हैं। दूसरा, ये सलमान अकरम राजा साहब वाली क्या स्टोरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले तो पूरी कौम को रबीउन नूर, रबीउल अव्वल मुबारक हो, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला के साथ आप सबको, हम सबको ईमान वाली से तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए, और जब ज़िंदगी का खात्मा हो तो ईमान पर हो और जन्नतुल बकी हमें नसीब हो। इस दुआ के साथ आमीन सुम आमीन। हमज़ा, एक बात तो बड़ी क्लियर है, अगर हम तारीख़ को उठा के देखें, मुस्लिम लीग नून पर बुरा वक्त आया, मुस्लिम लीग नून तितर बितर हो गई। मुस्लिम लीग नून के पास ओहदेदारों की लिस्ट निकाल के देख लें, पूरे नहीं थे। मुस्लिम लीग नून को चंद सीटें मिली। पीपल्स पार्टी पर वक्त आया, यही पोजीशन हुई। मुस्लिम लीग काफ बिल्कुल टूट गई। मुस्लिम लीग काफ यानी एक नशिस्त भी जीतना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। वाहद तहरीक इंसाफ है जिस पर पूरा तरीन वक्त चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर जेन्युइन कोई इलेक्शन देखें, मतलब आप इससे बड़ी उसकी मकबूलियत क्या देखेंगे, इससे ज़्यादा उसका वोट बैंक क्या देखेंगे कि आज पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर और दीगर उनके इत्तेहादियों को मिलकर, समझ नहीं आ रही नून लीग को क्या जरूरत है पंजाब में। मैं एक बात कह रहा हूँ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, मजबूता छूटा सारे मिलकर जो है वो इलेक्शन ला रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं पीटीआई खत्म हो गई है, दूसरी तरफ आप देखें कि आपके ज़हन में खौफ क्या है कि यार ये हो ना जाए। सारी हुकूमत, आप टीवी पर, आप वैसे सोशल मीडिया पर वजीरों को देख रहे हैं, नहीं इजाज़त, मशीरों को देख रहे हैं, नहीं इजाज़त, लेकिन कैंपेन कर रहे हैं। बड़े मियाँ सब खुद मैदान में आ गए, मरियम साहिबा मैदान में है, सब मैदान में है कि किसी न किसी तरीके से हमें वो सीटें जीतनी है। जब आपने एक तरफ आप पीटीआई को कहते हैं जी खत्म हो गई, और दूसरी तरफ आप उनके खिलाफ इतना बड़ा इत्तेहाद बनाकर साबित करते हैं कि सिर्फ पीटीआई एक अकेली जमात है, जिसके मुकाबले में ये सारी पीटीएम 3 जो है ना, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, और एक ठीक है, अच्छा, अब इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सलमान अकरम राजा की किससे लड़ाई हुई। ये एक स्टोरी हो सकती है, एक अच्छी स्टोरी है जिसे जितना आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वोट बैंक है इमरान खान के नाम का। अब हमाद अजहर की जगह जिस नौजवान को टिकट मिली है ना, वो बच्चों की तरह है। मेरा मियां अजहर साहब का भांजा है, मियां अजहर साहब का भांजा, उनके वालिद साहब चौधरी ज़ईद साहब जो थे वो हमारे दोस्तों में से दोस्त थे, और ये हमें आज भी अंकल कहते हैं। मैंने आज उससे पूछा, मैंने उससे कहा बेटा इलेक्शन लड़ लोगे? इलेक्शन तो बड़ा मुश्किल है, हालात बड़े मुश्किल हैं। उसने कहा जी इलेक्शन तो लड़ेंगे, मुझे तो अभी अनाउंसमेंट हुई है और मुझे तो पता नहीं कहाँ से फ़ोन आने शुरू हो गए लोगों के, और हम फलां। देखिए, पहले भी 8 फरवरी से पहले भी लोग अपने हलकों में नहीं जा सके। परवेज खटक के मुकाबले में जीतने वाला शाहिद खटक जो है वो एक जलसा नहीं कर सका था। लाहौर के अंदर मियां अजहर को जलसा नहीं कर सका था। लाहौर के अंदर जो बाकी लोग जीते थे वो जलसा जुलूस नहीं कर सके थे।
फैसलाबाद जहां पे सजाओं का एक अंबार लगा हुआ है, वहां पर लोगों को दफ्तर खोलने की इजाजत नहीं थी। पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, बाकी जगहों पे भी यही थी। केपीके के अंदर भी यही सूरत हाल थी, लेकिन लोग निकले, लोगों ने वोट दिया। अगर हम ये समझे कि पार्टियों में, मैं कह रहा हूँ ये पार्टी है इमरान खान की, ठीक है, लेकिन राना साहब इधर एक सवाल है ना जी, मेरा मैं आपको खबर, सलमान अकरम राजा से मेरी बात हुई है। अच्छा, जो सवाल आप पूछना चाहते हैं, जी 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 जी, मैंने पूछा जी सलमान भाई ये हुआ क्या है? उन्होंने कहा यार मेरा एक मजाज है, अगर मुझे इमरान खान का जो अंदर से हुक्म आया, उन्होंने कहा कि पार्लिमानी पार्टी, हाँ जी, सियासी पार्टी बैठ के फैसला कर ले जी, तो ठीक है। मैंने उस पैगाम को ऑन करना है। अगर अली बुहारी जो पैगाम लेकर आया है, अगर वो पैगाम गलत है तो कल इमरान खान से मुलाकात होगी, उसमें वाज़ी हो जाएगा। अगर वो पैगाम दुरुस्त था तो मैंने उस पर अमल करना है। ठीक है, कुछ लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जो एक मीटिंग हुई उस पर कुछ लोग ये चाहते हैं, मैं खुल के खबर दे देता हूँ आपको, उसने कहा कुछ लोगों की ये दिली ख्वाहिश है कि इमरान खान की बजाय पीटीआई के सारे इख्तियारात पार्लिमानी पार्टी को दे दिए जाए। उन्होंने कहा जब आप इमरान खान को कहें जिस तरह नवाज शरीफ जब नहीं था, ये बड़ी मैं आपको खबर दे रहा हूँ और इस खबर की तस्दीक करके देख लीजिएगा। उन्होंने कहा जब इमरान खान को जाके पैगाम दे कि जब नवाज शरीफ नहीं पाकिस्तान में था तो उस वक्त पार्लिमानी पार्टी के पास इख्तियारात थे, यानी ख्वाजा आसिफ साहब के पास, यानी पावर ऑफ डायलॉग, पावर टू मतलब के डील उनको दे दिया जाए। यार दूसरे लफ्जों में कुछ लोग समझौता करके, हाँ जी हाँ जी, माइनस करना चाहते हैं। भाई मुझे एक बात बताएं, क्या इस तहरीक के अंदर या किसी भी सियासी जमात के अंदर किसी फैमिली में इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं जितनी इमरान खान की फैमिली में हुई है? मुझे एक बात बता दे कोई ना, हम बात करते हैं। शरीफ खानदान भी कहते हैं अंसारी अंदर थे। कौन था अंदर? चले मुझे गिनती। हमजा शहबाज अंदर थे उस वक्त, केले थे, बाकी किधर थे? शहबाज शरीफ अंदर थे, किधर थे? मरियम नवाज अंदर थी, मियां नवाज शरीफ अंदर थे। वो कहते हैं हम भी सारे भाई। नहीं, एक मिनट हौसले तो सुनते हैं ना। हमजा शहबाज साहब को जितनी सहूलतें यहाँ परवेज मुशर्रफ दौर में मिली थी, नहीं थी, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अभी कब? अभी ये अभी 2018 की बात कर रहा हूँ। 6 दिन उनको ला के आप असेंबली में रखते थे, के कमरों में ठहराते थे, तो ठहराए ना इनमें से भी किसी को? क्या उनमें से किसी की मुलाकात बंद हुई थी? क्या 23 माह बाद बच्चों पे पर्चे हुए थे? नहीं, पर्चे वो कह रहे हैं हमने पहले ही दिए थे, और वो तो अब वीडियोस को भी क्लेम कर रहे हैं। तलाल चोई साहब ने कह दिया कि वो साथ खड़ा हुआ है, वो देख लें आसान नियाजी के साथ खड़ा। एक किस साइड पे? राइट में बंदा खड़ा है, क्या उसमें साथ खड़ा होना वो जुर्म है? उनके नजदीक है कि वो शामिल है। वो तो तलाल चोई साहब ने आज क्लेम कर दिया ना कल। शारेज खान, हाँ जी, वो दूसरा, उसको ज़िमनी में बाद में शामिल किया गया था, उसका वो भी खड़ा था कहीं। वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं। वो तो भाई सबूत, वो एक तस्वीर दिखा रहे पुलिस वाले कि वो ये जलसा है काने वाला। ठीक है, वो काने वाला जलसा है मेरे भाई। बात यह है कि सियासी जमातें जो होती हैं ना, वो ना सजाओं से खत्म होती है। सजाओं से खत्म होती तो जुल्फकार अली भट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी खत्म हो जाती। बेनजीर भट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी खत्म हो जाती। सियासी लोग जिंदा रहते हैं, सियासी लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। साकिब साहब, दो चीजें हैं। एक तो ये जो फैसलाबाद का आज का फैसला आया है, ये पहले वालों से कुछ मुख्तलिफ है या उसी का तसलसल है? और दूसरी चीज ये कि इमरान खान का जो फैसला है वो इस वक्त पीटीआई में क्यों नहीं माना जा रहा, या दूसरी राय क्यों सामने आ रही है? एक तो हमजा जो 9 मई का आज का फ़ैसला है, इसकी थोड़ी सी तफसील। 109 लोग थे, 59 को 10 साल कैद की सज़ा हुई, 15 जो है उनको 3-3 साल की कैद की सज़ा हुई, और तकरीबन 34 लोग इसमें बरी हो गए। फवाद चौधरी साहब, जैन कुरैशी बरी हो गए। जरताज गुल ने भी अपना डिफेंस दिया, और उन्होंने कहा कि उस वक़्त वो डेरा गाजी खान में थी जो अलैज की जा रही है मीटिंग, लेकिन अदालत ने तस्लीम नहीं किया। कुछ ने CDR पेश की, वो भी तस्लीम नहीं की। तो ये इसका मतलब ये निकलता है कि एक तो चक्री सर्विस एरिया और एक ज़मान पार्क, इनके जो गवाह हैं 3, इनकी गवाही पार्शली एक्सेप्ट की जा रही है और पार्शली रिजेक्ट की जा रही है। और इसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली या कानूनी ज़ुबान में मतलब ये है कि जो गवाह हैं वो फवाद चौधरी और जैन कुरैशी उनकी हद तक झूठे हैं। उनको बरी कर दिया गया कि आपने झूठ बोला कि ये जो फवाद चौधरी और जैन कुरैशी भी थे। और दूसरी जानिब जो जरताज गुल, उमर अयूब, शिबली फराज के हवाले से कहा जा रहा है ये सच हैं। तो एक ही गवाह सच्चा और झूठा एक टाइम पे नहीं हो सकता। ये वो क्वेश्चन है जो जब अपीलों में मामला जाएगा तो उस वक्त सामने आएगा। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
जाए। साकिब साहब, पीटीआई में इमरान खान के फैसले के खिलाफ लोग क्यों उठ के सामने आ रहे हैं, ये आपके पास क्या खबर है? आज क्या हुआ है? हुआ कुछ यूं है कि दो तीन फैसले, एक तो ये ज़िमनी इलेक्शंस वाला फैसला, और ज़िमनी इलेक्शन से भी बड़ा जो कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं उसमें काफ़ी पीटीआई के जो मुतहर्रिक कुछ लोग हैं, एमएनएज हैं, उन्होंने तैयारियां मुकम्मल की हुई थी कि अब उमर अयूब साहब के बाद वो अपोजिशन लीडर होंगे, और उनकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से जो पीटीआई के अंदर जो अभी पिछले 1-2 दिनों में इजलास हुए हैं, मैं उन इजलास में होने वाली गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ कि वहाँ हमारे ज़राए बताते हैं कि बाकायदा तौर पर ये चीज़ वहाँ बात की गई कि ये फ़ैसले हमें करने चाहिए, और पार्लिमानी जो पार्टी है हमारी, या हमारी जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, इसको ये फ़ैसले करने चाहिए। और इमरान खान साहब के पास जो है वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं होती या मालूमात नहीं होती जो वो फ़ैसला करते हैं, और इसी वजह से जो महमूद खान अचकजई साहब का वाला मामला है, वो कल की जो वहाँ पे मीटिंग होनी है जेल में या मुलाकात होनी है, उनके सामने एक तो ज़िमनी इलेक्शंस वाला मामला भी सलमान अकरम राजा जिस तरह कह रहे हैं कि हम रखेंगे कि क्या आपने अली बुखारी साहब को ये डायरेक्शन दी थी, और दूसरा कि महमूद खान अचकजई वाले मामले पे पार्टी के अंदर ये पोजीशन है, पार्टी ये कह रही है, पार्टी का मौक़िफ़ रखा जाएगा। अभी इनिशियली मौक़िफ़ तो यही आया कि जब तक के फैसले नहीं होते अदालतों से, जो स्टे खत्म नहीं होते, तब तक जो है वो हम नाम नहीं देते नए अपोजिशन लीडर का। लेकिन पार्टी के अंदर ये सोच भी है कि महमूद खान अचकजई ही क्यों, पार्टी के अंदर से क्यों नहीं जो है वो अपोजिशन लीडर लिया जा रहा। ये सारे मामलात कल इमरान खान साहब के सामने रखे जाएंगे, लेकिन पहली दफा हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली इमरान खान साहब के जो फैसले हैं या जो उनकी डायरेक्शंस हैं, उनको पार्टी के अंदर से हिट किया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है। इसका आप दो मतलब ले सकते हैं, एक तो जमहूरियत भी, और दूसरा आप इससे ये भी अखज़ कर सकते हैं कि पार्टी के अंदर ये इमरान खान के बयानिए के अलावा भी कुछ लोग, बिल्कुल ठीक है साकिब साहब, राना साहब, इसका मतलब है कि कोई ग्रुपिंग है या कोई ग्रुप उभरने की कोशिश कर रहा है। आपके पास क्या खबर है, ये ग्रुपिंग कोई कर रहा है, उसमें कौन कौन मुलव्वस है? मेरे पास क्या खबर है, ये बड़ी क्लियर बात है, ग्रुपिंग हो रही है। अच्छा, कहता है ग्रुपिंग किधर से हो रही है? किधर से हो रही है? जिधर से राब्ते। अच्छा। ग्रुपिंग ये हो रही है, बड़ी क्लियर बात है। मुझे अलीमा खान के साहबजादों की गिरफ्तारी पर मुझे गवर्नमेंट ऑफ केपीके का बयान दिखा दें। किसकी गवर्नमेंट है वहाँ पे? पीटीआई। मुझे पार्लियामानी कमेटी का बयान दिखा दें, मुझे सियासी कमेटी का बयान दिखा दें, जिस तरह होना चाहिए। हल्की फुल्की सी यार वो नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो बात साकिब साहब ने की, यही बात मैंने पहले आपसे की है कि ये चीजें हैं जिसमें वो चाहते हैं। अब बात ये है कि ये सारा ग्रुप बन जाए, ये सारे चले जाएं, ये सारे एक इकट्ठे हो जाए। आपको पता है सब 3 वोटों का फर्क था। एक तरफ जब अंदर वोटिंग हुई है इनकी कि इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सब 3 लोगों का फर्क था। तो उन 3 लोगों के फर्क के बाद ये हुआ। तो इमरान खान एक नाम है, एक ब्रांड है। आपकी खुशी हो या इनकी खुशी हो या किसी बंदे की भी तरीके इंसाफ के बाइट की खुशी हो, नहीं कबूल होती। बड़े लोग छोड़ के गए हैं, बड़े बड़े नाम छोड़ के गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ का। मैंने आपसे पहले भी कहा, जमातें खत्म नहीं होती। जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद को फांसी दे दी गई, नहीं खत्म हुई। बेनज़ीर को शहीद कर दिया गया, नहीं खत्म हुई। सियासी जमातें नहीं खत्म होती। सियासी जमातें इस तरह की ग्रुपिंग से खत्म नहीं होती, क्योंकि जिसके नाम पे सियासी जमात होती है, बहरहाल वही उस जमात के फैसले कर रहा होता है। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की गूंज है। सलमान अकरम राजा साहब ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज कुछ ऐसा हुआ है, 2 वाक़यात कोई ऐसे हुए हैं कि उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानी नज़र नहीं आ रही, मुश्किलात ही नज़र आ रही हैं। मज़ीद सज़ाएँ आज सुनाई गई हैं। तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये बता दें, आपको वजह पता है कि सलमान अकरम राजा साहब क्यों इतने दिल बर्दाश्ता हो गए कि मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला ही कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नहीं जी, मुझे नहीं मालूम कि सलमान अकरम राजा साहब किस बात पे खफा हैं, क्या ऐसी वजह है। अगर कोई वजह ऐसी होती है कि किसी जगह पे इख्तलाफात हुए, वो पॉलिटिकल पार्टीज में होती हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल में ही इज द बेस्ट मैन जो इस सवाल का जवाब आपको दे सकेंगे सर। अच्छा डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में एक फैसला हुआ पहले कि
महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। फिर आपकी पार्लियामानी पार्टी में, सियासी कमेटी में इस पर कुछ राय में कोई फ़र्क आया, कुछ चीज़ें रोकी गई जो सुनने में आया है। क्या महमूद खान अचकज़ई का अपोजिशन लीडर बनने का फ़ैसला ख़त्मी है और इस पर कब तक अमल दरामद होता नज़र आता? देखिए, जो अचकज़ई साहब का जो नॉमिनेशन इमरान खान साहब ने की है, उसके पीछे एक पॉलिटिकल मंतक हो सकती है और है, वो ये है कि जब आप ऐसी जगहों पे बिठा देते हैं जो पीटीआई से शायद ना हो, तो वहां पे कुछ ऐसी जमातें जो पीटीआई की होने की वजह से शायद बीच में उतने जोर शोर से ना आए, वो शायद आ जाए। दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग्स। लेकिन इन सब डिसीजंस के लिए देखिए, एक्चुअली डिस्कशन इमरान खान के साथ होना बहुत जरूरी है। अब जो पॉलिटिकल जो डिस्कशंस जो प्रॉब्ली पार्टी के अंदर हो रही है, उनमें कुछ बातें होंगी कि यार हम इससे नहीं एग्री करते, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल पार्टीज, जिनके अंदर डेमोक्रेसी होती है, जिनके अंदर डिसीजन के साथ इख्तिलाफ करने की भी वो होती है। तो मेरे लिहाज से इट्स और एज ऑफ नाउ इसका अभी कुछ वो नहीं होगा, क्या कह सकते हैं, इस पे कोई आमद दरामद इसलिए नहीं होगा कि ये डिपेंड करता है कि फाइनली जब ये जितने भी ऑपोजिशन लीडर हैं, चाहे वो उमर अयूब साहब हो या चाहे वो शिबली फराज हो, ये जब तक ये सारे फोरम से कंप्लीट ना कर रहे अपनी जर्नी, मींस के सुप्रीम कोर्ट इनको डिसक्वालीफाई ना कर दे, उस वक्त तक ये जजमेंट मतलब ये चीज नहीं होगी। तो दैट्स एज सिंपल एज दैट। साकिब साहब, राजा साहब ने जो ट्वीट्स किए और आज किसी वाक़े का जिक्र किया, तो इतलात ये हैं कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या इन पर्सन कहीं उनको कम्युनिकेट किया गया कि जब इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला कर दिया था आदमी कि ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाना, तो सलमान करम राजा ने क्यों जो है वो वोटिंग करवाई है, और ये एट्रीब्यूट किया जा रहा है अलीमा खान साहिबा से कि उन्होंने ये बात की है। तो इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? और अलीमा खान साहिबा जो हैं, उनका पीटीआई की सियासी मामलात में कितना अमलो दखल है? क्योंकि अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि वो इमरान खान साहब की क्योंकि बहन भी हैं, हमशीरा हैं, एक्टिव भी हैं, तो पीटीआई के अंदरूनी जो सियासी मामलात हैं, उनके अमलो दखल की वजह से काफ़ी मामलात भी ऊपर नीचे हम देखते रहते हैं। अच्छा, इससे यह कि देखिए, एक बात याद रखना कि इमरान खान साहब ने खुद कहा था, उनकी पर्सनल राय ये थी कि हम ना करें, इसमें हिस्सा ना लें। और उसकी वजह यह है कि जब कामरान तसूरी साहब जैसे लोग या गवर्नर पंजाब जैसे लोग जब वो ये कहते हैं कि आपने एक जगह पे वोट डाला था तो कौन सा निकल आया, तो उससे बेहतर है कि आप हमें डाल देना, तो कम से कम इन अदर वर्ड्स ये है कि आप वो एग्री कर रहे हैं कि इतनी खुली धांधली हुई थी। दूसरा कहता है कि जी अटक से लेके लाहौर तक एक सीट भी इनको नहीं मिली लेकिन दिला दी गई थी। तो जब इस किस्म की चीजें होती है तो एक आदमी ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि क्या इस किस्म के सिस्टम के अंदर जहाँ पे इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है, ऑफिशियली धांधली हो रही है, तो क्या उसमें होना चाहिए या नहीं? दैट वाज हिज थिंग। बट एट द सेम टाइम इमरान खान ने ये एम्पावर कर दिया था जो पॉलिटिकल कमेटी थी कि अगर आप लोग समझते हो कि आप लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी, और उस वक्त आप लोग, मैं तो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी के साथ इन टच नहीं हूँ, लोग भी आगे मुझसे नहीं मिलते, तो अगर आप लोग किसी को कुछ करना चाहते हो या इससे बरअक्स आप डिसीजन लेना चाहते हो तो आप लोग आपस में डिसाइड कर लो। जिसपे जब डिलिब्रेशन हुई तो 13-9 से ये कहा गया कि हम लोग इलेक्शंस में जाएंगे और जिन लोगों से सीटें छीनी गई हैं ये बेसिकली उनका प्रेरोगेटिव होगा कि वो किसको टिकट देना चाहते हैं। अब बात आ जाती है दूसरी बात जो अलीमा खान साहबा की बात है। देखिए, हम लोग आदी हैं बिलाव ये जरदारी फैमिली के, हम लोग भुट्टो फैमिली के, शरीफ फैमिली के, मौलाना फैमिली के, वली फैमिली के, कि जब तक इनकी फैमिली के कोई नहीं होगा तो आगे कुछ हो नहीं सकता, तो उस चीज़ के आदी हैं। अलीमा खान साहिबा बिकॉज ऑफ हर पोजीशन एज अ सिस्टर, जब वो जाती हैं उनसे मुलाकात उनकी शायद ज़रा ज़्यादा आराम से हो जाती है एज अपोज टू हमारे पॉलिटिकल पार्टी की, तो वो जब हमें मैसेज देती हैं तो उससे ऑब्वियसली शी डिलीवर्स दैट मैसेज। मेरा नहीं ख्याल कि अलीमा खान साहिबा
पॉलिटिकली कोई अपना अपना वेटेज इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। शी इज जस्ट अ मैसेंजर एंड हैट्स ऑफ टू हर, जो कि जिस तरीके से वो खड़ी हैं अपने भाई के साथ, अपने भाई के लिए सब चीजें वो करके, मेरे ख्याल में मतलब इस पूरे खानदान को आफरीन है। हमने तो वो खानदान देखे जो या तो सेल्फ एग्जाइल में सारे भाग जाते हैं और या फिर किसी और मुल्क के शहजादों से साइन करवा के एज अ गारंटर लेके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। अपने भाई के लिए तो उनकी काविशें काबिल सताइश हैं, लेकिन मरवत साहब का भी पहले हमने देखा था कि उनका भी अलीमा खान साहिबा के साथ ही मसला हुआ था, वो आज तक उसके ऊपर बात कर रहे हैं। फिर अब तो उन्होंने उनके साहबजादों के ऊपर उनके खिलाफ ट्रेंड्स चलाने का भी एक इल्ज़ाम लगा दिया, और आज भी जो खबरें आ रही हैं वो भी सलमान अकरम राजा साहब की अलीमा खान साहिबा के हवाले से ही आ रही हैं। आप नहीं समझते कि बैरिस्टर गौहर साहब को शक की निगाह से देखा जाता है, सलमान अकरम राजा साहब अलहदा हो रहे हैं, मरवत साहब भी बाहर निकल गए थे, तो इंतजामी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान होगा, कोई भी चलाने के लिए नहीं आएगा पार्टी को? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा होगा कि कोई भी चलाने के लिए नहीं आएगा। देर आर 101 अदर पीपल हु कुड बी देयर। अब ये चूंकि खान साहब ने इन सबको नॉमिनेट किया था तो वी रिस्पेक्ट दैट नॉमिनेशन एंड हम उसके लिहाज से कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ने तो कैटेगोरिकली बहुत दफा कहा हुआ है, उनके बेटों ने कहा हुआ है, उनके हर एक ने कहा हुआ है कि इमरान खान नहीं चाहता कि हम एज अ फैमिली हम लोग पॉलिटिक्स में वो करें। इस वक्त चूंकि वो हालात ऐसे कि जो जाता है वही आके उनकी इंफॉर्मेशन देता है या उस चीज को कन्वे करता है, उस लिहाज से। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि अलीमा खान साहबा या बाकी जो बहनें हैं या बाकी जो रिश्तेदार हैं उनका किसी का पॉलिटिकल मोटिवेशन होगी। दे आर जस्ट देयर टू डिलीवर द मैसेज, और इंशाल्लाह ये जब चीजें सेटल हो जाएंगी तो आप खुद ब खुद देखेंगे चीजें ठीक हो जाएंगी। बाकी ये छोटी मोटी चीजें सर चलती रहती है। आई डोंट थिंक सो दैट वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसपे आप अपना खून खुश करें या मैं अपना खून खुश करूँ। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आप आने वाले दिनों के हालात क्या देख रहे हैं? बड़ी बातें सुनने में आ रही थी कि अगर ये सैलाब का सिलसिला शुरू ना होता, जो एक बहुत बड़ी तबाही है, तो जिस तरह पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि पीपल्स पार्टी के एक अहम तरीन रहनुमा के भाई की गिरफ़्तारी और आज 4 दिन का रिमांड, सिंध के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या आप हवाओं का रुख तब्दील होता देख रहे हैं? आप कोई ऐसा सिस्टम बनता देख रहे हैं जिसमें कोई बड़ा पैगाम आना है? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ, अगर मैं उस लिहाज से देखूं तो ये जो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो लेट्स से जो अभी जो हुकूमत में जो पावरफुल लोग हैं वो जो करना चाह रहे हैं, वो बाज़ चीज़ों को रिवर्स करना चाहते हैं। अब उसके लिए कुछ चीज़ों को एज अ ब्लैकमेलिंग यूज शायद करें या कुछ चीज़ों को वो करें, ये सारी चीज़ें शायद चलेंगी। उसका हदफ क्या है मेरे ख्याल में आप मुझसे शायद बहुत बेहतर समझते हैं, और जो अगर पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है ये मोस्ट प्रॉब्ली एक किस्म का बताना के लिए कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस मुल्क को अगर हम लोगों ने इस तरीके से मैनेज करना शुरू कर दिया तो ये मुल्क फर्दर भंवर में फंस जाएगा और ज्यादा। ऑलरेडी इमरान खान के खिलाफ जिस तरीके से केसेस कर रही है, मुल्क उस भंवर से नहीं निकल रहा। अगर कोई कहता है कि आज मुल्क बेहतर है, तो आज मुल्क के अंदर 50% टेक्सटाइल जरा बेहतर हुआ है। देखिए जी, टेक्सटाइल आज जो हुआ है ना, आप उसको 2022 से करें, 2022 में जितना एक्सपोर्ट हुआ था आज उसका 1/10 भी शायद ना हो। आप देखें बाकी जो क्रॉप्स है वो सारी माइनस जा रही है। तो अगर इन सब चीजों को देखें तो पाकिस्तान में एज सच कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको फर्दर डिस्टेबलाइज कर देंगे तो फिर और ज्यादा मसले होने शुरू हो जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट होगी सब लोगों से कि हमें इस मौके से फायदा उठा के मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी और बिलखुसूस इमरान खान और पीटीआई को, बिकॉज जो आपने रिपब्लिकन पॉलिसी की आपने सर्वे देखे उसमें 87% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट
चुराया गया है। उसमें 51% लोग कहते हैं कि हम आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिला लें तो वो 22% नहीं बनती कि लोग उनको वोट देंगे। आज 56% लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है ना सबसे क्या पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है, और बाकी लोगों को मिला लो तो वो मिलके 21% नहीं बनते। तो अगर 50% से भी कम है इमरान खान के उस लिहाज से, तो हमें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें इस इक्वेशन में इक्वलाइज करना होगा, उनको बैलेंस करना होगा। बगैर उसके ये पाकिस्तान के जो सिस्टम है वो बैलेंस नहीं होगा, वो चल नहीं सकेगा। डॉक्टर साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो वज़ीर दिफा हैं, पहले भी ये बात होती रही है, अब आज फिर उन्होंने ये बात की है कि 9 मई के मामले पर माफ़ी या पछतावे के बग़ैर 9 मई से बाहर नहीं निकला जा सकता। ये एक राय मौजूद है, एक सोच मौजूद है, और ये आज की नहीं है। हम 9 मई 2023 के बाद से गाए बगाए ये सुनते रहते हैं। आप इसको फेवर करेंगे कि पीटीआई एक भंवर में है और उस भंवर से निकलने के लिए उसको ये अडॉप्ट करना चाहिए, या उसको सज़ाएं ही भुगतनी चाहिए, क्योंकि सज़ाओं का एक सैलाब है जो पीटीआई की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, कुछ को हो चुकी हैं और कुछ जो है वो मज़ीद अभी होनी है? वो देखिए इस तरह है, वो कहते हैं द काइट राइजेस अगेंस्ट द विंड नॉट विद द विंड। एक बात। नंबर 2, मैं ये जो सारी माफी वाली बात है ना, मैं इसको एक शेर में इसका वो कर देता हूँ। वो कहते हैं कि उसे ये जिद के मोहब्बत की भीख मैं मांगू, मुझे ये जिद के तकाजा मेरा उसूल नहीं। ठीक है, तो अब बात ये आ जाती है कि माफ़ी वाली बात हो जाती है। उसमें सबसे पहले ये है कि मैं माफ़ी, इमरान खान ने खुद कहा हुआ है कि हम माफ़ी मांगेंगे प्रोवाइडेड एक जुडिशियल कमीशन बैठे। वो जुडिशियल कमीशन बैठ के जो सीसीटीवी है उसको देखे, उसको देखकर वो बताए कि हमारे फलाना 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 लीडर इसमें मुलविस थे और ये उनके शवाहिद हैं। उस बेसिस पे हम लोग ना सिर्फ उनको गवर्नमेंट को और जुडिशरी को सपोर्ट करेंगे कि उनको सजाएं दें, बल्कि हम उनके बिहाफ पे भी और खुद भी हम माफ़ी मांगेंगे। लेकिन अगर आपने वो नहीं करना, आपने इस किस्म के ट्रायल करने के जिसमें जो आप गवाहान इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक ही 2 गवाह जो हर जगह पर है, और उनको एक कोर्ट ऑलरेडी झूठा कह चुकी है, और बाकी कोर्ट्स के अंदर वो आधी चीज पे वो लोग कहते हैं कि ये गलत कह रहे, आधी चीज पे सही कह रहे। अगर इस किस्म के सिस्टम करना है तो फिर हम क्या कह सकते हैं? चलो ठीक है, आप क्या कह सकते हैं? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पर ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार तो है कि अभी क्या होना चाहिए, उन्होंने फैसला तो कर लिया सियासी कमेटी ने, लेकिन दूसरी जानिब मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं उन्होंने अपना इत्तेहाद शो किया है कि वो मिलकर मुकाबला कर रहे होंगे। ऐसी क्या ज़रूरत है? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल नहीं रही तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई थी कि मिलकर मुकाबला करना? उस संबड़ियाल में हमने ज़िमनी इंतखाब देखा था जिसके अंदर पीपल्स पार्टी ने बहुत इल्ज़ामात लगाए थे इसी नून लीग के ऊपर। दूसरा, सूबों की जब बात हो रही है तो उसमें पीपल्स पार्टी भी एक मौक़िफ़ रखती है। पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ रहनुमा उस पर बात कर रहे हैं। तो इसी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब। मंदोखेल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर सबसे पहले तो ये जो सूबों की बात हो रही है ये बढ़ती चली जा रही है, इस पर ये क्या सराहियाँ हैं? आप लोगों तक भी कोई बात आई है? एक सूबों की बात हो रही है, आपका मौक़िफ़ क्या है पीपल्स पार्टी का? देखिए मोहतरम, पहले तो आपका ये सवाल मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि सूबे की डिमांड आ रही है, कहाँ से आ रही है? किसी शहर में कोई जलसा हुआ है, कोई सियासी पार्टी ने जलसा किया है कि सूबे बनाना चाहिए? सर फैसल वाडा साहब बहुत मुस्तनद आदमी है, आप भी समझते हैं कि मुस्तनद है? फैसल वाडा साहब कौन है आप मुझे बेहतर जानते हो। छोड़ देना, फैसल वाडा कोई सियासी पार्टी थोड़ी है, ना कोई जलसे का है। सवाल ये कि पहले कालाबाग डैम का शोशा, फिर कैनाल का शोशा, आज सूबों का शोशा, ये सारी चीजें हो क्यों रही है? किस सूबे ने मुतालबा किया है? और आइन बड़ा क्लियर है कि जब कोई सूबाई असम्बली से 2/3 मेजॉरिटी पे करारदाद पास होगी उसके बाद ये पार्लियामेंट में जाएगा। आप मुझे बता दो, पंजाब में ऐसे करारदाद पास हो चुका है, जनूबी पंजाब हो या सेंट्रल पंजाब का, चलो डायनामिक अलग है। खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ वजीरिस्तान को मौलाना साहब सूबा बनाना चाहता है, और जो हज़ारा बेल्ट है वो कहता है हमें सूबा बनाने दो, तो एक समझ में आता है।
आप अगर बलूचिस्तान देख लो कि वो एक पश्तून बेल्ट है, एक बलोच बेल्ट है, वो आपस में एग्री है, ठीक है, सुबह बनना चाहिए। लेकिन यहाँ कराची, जहाँ पाकिस्तान के वक्त 1947 में 3.5 लाख का शहर था, आज ये 4 करोड़ है और लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा पश्तून रहते हैं पिछले 200 साल से। यहाँ बड़ी तादाद में सिंधी, बलोच, पंजाबी, सराइकी रहते हैं। यहाँ माजर बड़ी तादाद में, जिसको हम उर्दू स्पीकिंग कहते रहते हैं। तो आप मुझे बता दो कि अगर आप यहाँ सूबे करेंगे तो वही वापस वही चीजें शुरू नहीं हो जाएगी जहाँ सिंधु देश, जहाँ माजर सूबा या जनापुर के नक्शे उखे बरामद हो गए। तो ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? मेरी समझ से बालातर है, जहां सूबे में अक्सरियत है, जहां करारदाद पास हुई, जरूर बनने चाहिए। जहां पहले से जो है ना वो आग जल रही हो और उसके ऊपर तेल चढ़कने के मुतरादिफ है, मेरे हिसाब से क्यों ऐसा कहना जा रहा है? और फिर न कोई शहर में जलसा हुआ है, न कोई सियासी पार्टी ने कोई मुतालबा किया है। जिसने मुतालबा किया है उनको बता दे अपने सूबे में करारदाद पास करे, अल्लाह खैर बना दो सूबे। जिस नशिस्त पे आप इलेक्शन ला रहे हैं डेरा गाजी खां वाले, उसमें भी फिर आप फैज़याब होंगे फॉर्म 47 पे? आपने खुद कहा ना फॉर्म 47 का। हमारा तो कोई फैज़याब होने का न कोई जरा, हमारा न कोई फैज़याब होने का जरा है, ना हम फैज़याब होना चाहते हैं। हम जमहूरी लोग हैं, हम अपनी आवाम की कंधों पे हमें एतबार है कि भैया हम जिताएंगे, जज हमारे पोजीशन है। अब कोई और पार्टी फैज़याब होने की जो है ना पर तोल रहे 2/3 मेजॉरिटी और फिर मनपसंद तरामीम और फिर पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रही। ये सारी चीजें तो खदशात तो है अपनी जगह पे। और नून लीग के बारे में तो पहले ही सब कहते हैं, आप लोग ही कहते हैं कि जब ये मजबूर होते हैं और तो फिर वो पाँव पकड़ते हैं, फिर जब थोड़ा सा निकल आते हैं तो फिर गला पकड़ने की बात है। तो मुझे लग रहा है कि आइंदा चंद दिनों में मुस्लिम लीग नून जो है ना वो पीपल्स पार्टी के गले तक हाथ पहुंचाएगी, मुझे लग रहा है। मंदोखेल साहब, ये बताइएगा कि इससे कबल हमने देखा कि मखसूस नशिस्तें जो थी वो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में तकसीम हुई, जो PTI को मिलनी थी, वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया। अब मज़ीद फ़ैसले आ रहे हैं और तकरीबन इन फ़ैसलों से सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में तकरीबन 15 के करीब इस वक्त तक PTI के पार्लियामेंटेरियंस जो नाअहल हो चुके हैं, जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं, जिनकी नशिस्तें खाली हो चुकी हैं, अभी मज़ीद भी जारी है। तो पहले मखसूस नशिस्तों का कट, अब जो है वो ये जो कट लग रहा है अभी मज़ीद लगेगा। तो इसको आप जमहूरियत में कैसे देखते हैं? अगर फ्यूचर में कोई और जमात, किसी और जमात के साथ भी यही हुआ कि उनके साथ सिस्टम नाराज़ है, तो फिर क्या फिर भी आपका वही रद्द-ए-अमल होगा जो आज आप देंगे? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, सीधी सीधी बात आपके सामने में रखूं। एक होता है कि अंको देकाल, एक होता है कानून, एक होता है इधर उधर की जिसको हम हेर से कहते हैं। तो ये सारी चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती है। आपको मिसाल के तौर पे इलेक्शन है, मेरा इलेक्शन है, 2 महीने पहले फैसल वाडा साहब ने मुझे कहा कि आपको नहीं मिल सकती, ये सीट दे दी गई है मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल को। मैं चीख के बोला, लेटर लिखे, मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने, सब कुछ, लेकिन रिजल्ट तो फॉर्म 47 का ही माना जाएगा। आज भी इलेक्शन कमीशन मेरे केस का फैसला नहीं करी, मेरे दरखास्त का फैसला नहीं कर रही है। जाली उजोड़ जो हमने पकड़े, उनकी जाली नहीं बल्कि जो टप्पे लगा के वोट पकड़े हुए रंगे हाथों वीडियो मौजूद है, इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर रही है। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या रास्ता है? आप मुझे बता दो। ना अदालत ट्रिब्यूनल सुनने को तैयार है, ना इलेक्शन कमीशन फैसला करने को तैयार है। तो लिहाजा मैं मजबूर हूँ अगले इलेक्शन के इंतजार किए बगैर, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं जितने मर्जी है टीवी पे चीख के बोलूँ, सबूत दिखा दूँ, उसको कोई असर तो नहीं होगा। वो आगे ये बोलेंगे देखो फॉर्म 47 में मुस्तफ़ा कमाल जीता हुआ है, देखो 71,000 वोट शो किए है। ये 25-30 हजार अगर मैं ना पकड़ता तो ये 1 लाख से ऊपर चला जाता, जबकि ये 3,800। और ये खुद उसकी अपनी जबानी वीडियो इनके और गवर्नर की लीक हो चुकी है। सवाल ये है कि हमें, मैं कहने का मकसद है कि जब एक फॉर्म आपके सामने आ गया और अदालत उसको तस्लीम कर रही है, तो उसके बाद कितना चीखेंगे, क्या करेंगे, हासिल क्या होगा? मैं एक चीज में सवाल ये वो कर रहा हूँ। अब दूसरी बात ये जो आपने मखसूस नशिस्तों की बात की है, देखिए मखसूस नशिस्तों में उसके जो आइन का जो आर्टिकल है गलबन 51 और 106, वो ये कहता है कि जो पार्टियां मौजूद है उसी पे तकसीम होगी। अब वो इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में कौमी असम्बली सूबाई में PTI नाम की कोई पार्टी तो नहीं है,
उसकी आप बैकग्राउंड छोड़िए कि वो ज्यादा हुई है नहीं हुई है, वो एक अलग डिबेट है। मगर इस वक्त तो जो आदाद शुमार है या जो लिस्ट है उसमें तो पीटीआई कोई नहीं है। तो आप मुझे बताओ, और पीटीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था उसमें खुद भी कभी भी नहीं कहा क्या मैं ये सीटें दो, बोलो सुन्नी एहतियात कौंसिल को दे दो। और सुन्नी एहतियात कौंसिल का पता चला उसका अपना सरबराही आजाद लड़ा है, उसने कोई लिस्ट ही जमा नहीं की है। तो ये सारी चीजें भी मद्देनजर रखना होगा। अभी जैसे ये अदालतों के फैसले आ रहे हैं, खुद फवाद चौधरी फैसल चौधरी साहब कई शो में मेरे साथ ये कह चुका है कि पीटीआई के लोगों ने इजी लिया अदालतों को। यानी आप ये समझ लो कि जलाओ गिराओ हर चीज सब वीडियो खुद बनाई। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ठीक है, सजा नहीं हो बिल्कुल ठीक है, सकती क्योंकि मुझे आवाम ने वोट दिया है। ठीक है मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में किया। और मंदोखेल साहब को राना साहब ये लग रहा है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के गले को आने वाली है। ये कोई क्या हो रहा है कि एक तरफ लग रहा है कि हुकूमत कमज़ोर हो रही है, मंदोखेल साहब को लग रहा है कि वो पीपल्स पार्टी को माइनस करने वाले हैं। ये माइनस कौन होने वाला है? देखें, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, माइनस काफ़ी होने वाले हैं। अच्छा, हाँ हाँ, मैं एक बात कहता हूँ कि पीपल्स, मुझे याद है कि एक पीपल्स पार्टी के लीडर के साथ एक पुलिस अफसर ने कोई बदतमीजी की, वो आज तक सिंध में नहीं लग सका। यहाँ पे तो सईद गनी के भाई का रिमांड मिल गया भाई। वो तो कह रहे हैं कि देखें कैसा हमारा निज़ाम है कानून का कि हमने उसको जाने दिया। यही कहना है ना, यही कहना अच्छा, ना। ये कवर कर रहे हैं। मैं फिर क्यों पेश हुए इनके वकील, रिमांड ना हो, फिर कहते जनाब जितना रिमांड है ले लें, इंसाफ करके हमें दे दें। क्यों वकील पेश हुए फिर रिमांड ना लो? आप कुछ इशारे होते हैं उनको समझना जाता है, उन इशारों में बहुत सी चीज़ें होती हैं। अच्छा। कुछ तैनातियाँ हुई हैं, अगर उनको समझा जाए तो उस पर भी बहुत सी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। हाँ जी। अच्छा, मैं इसमें आज एक जिक्र करना चाहूँगा। पता क्या है, हुक्मरान पे लोग नाज कब करते हैं? एक सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई मोहम्मद बिन सुलेमान की, जी जी, हम भी अपने चाहेंगे कि वो देखें। जी जी। देखें कि जब हुक्मरान जो होते हैं ना, उनके अंदर एक साले, एक मोहब्बत, अल्लाह ताला से एक मोहब्बत होती है। क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना भी है, मैंने देखा है, अपनी आंखों से भी देखा कि जब भी गुस्ले काबा होता है तो ये लोग गुस्ले काबा में ये आते हैं और आके गुस्ले काबा में खुद अपने हाथ से सफाई करते हैं। आप मोहम्मद बिन सलमान को देखें इस वीडियो में, किस तरह मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बिल्कुल अल्लाह ताला के घर की सफाई कर, दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी है ये, लेकिन ये एक आजिज़ी है, अल्लाह ताला के घर की सफाई करना। फिर आज के दिन डट जाना इसराइल के मामले पे, हाँ जी, बिल्कुल डट जाना। और ये भी ग्रेटर इसराइल, उन्होंने कहा नो टू ग्रेटर इसराइल। और ये मोहम्मद बिन सुलेमान का ये क्रेडिट जो है, मोहम्मद बिन सलमान की ये जो चीज़ है, ये बहुत चीज़ है। और तमाम हुक्मरान अगर ऐसे हो जाए और अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, ये होता है आजिज़ी से। और देखें, आजिज़ी पैदा की है तो आज उम्मत मुसलमा जो है वो मोहम्मद बिन सुलेमान की तरफ देखती है, आज उनके फैसलों को सुना जाता है। आप हज और उम्रे पे जाएं तो आपको नजर आता है, मैंने देखा उनके मुल्क के अंदर तरक्की इस तरह हो रही है जैसे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पता है कि वहाँ पे इंसाफ भी मिलेगा, हमारा पैसा जो है वो दूसरी तरफ चला नहीं जाएगा। ऐसे ही है। तो ये चीज़ें जानेंगी। तो बाकी जहाँ तक आपने बात की है, चूँकि ये बताना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था, रबीउल अव्वल का महीना भी शुरू हो रहा है और दिखाना चाहते हैं कि अल्लाह करे इसी तरह बाकी हुक्मरान भी जो जितने इस्लामी ममालिक के हुक्मरान वो भी इसी तरह जो है वो उन्हें पता हो कि यार अल्लाह ताला की से बड़ी ताकत कोई नहीं है और अल्लाह ताला के घर जाकर आजिज़ी से खुद सब कुछ ये करना है ताकि फिर आगे जाके सिलसिला अवाम के अंदर भी उनके दिल में नरमी पैदा हो। बिल्कुल ऐसे ही है और ये बड़ा ज़रूरी है और ये आप देख भी रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा हम आगे बढ़े राना साहब, तो एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा खामोशी होगी अगर सियासी मामले के ऊपर देखा जाए तो वो जो इमरान खान साहब के साहबजादे थे उनका कोई जिक्र शिक्र नहीं हो रहा। वैसे किधर हैं, को राब्ते शाब्ते वो कर बड़ी खबर है, आपको कल देंगे। अच्छा, और वीडियो और किसी लेटर के साथ आपको खबर देंगे। लेकिन अच्छा। यहाँ पर मैं एक जिक्र करना चाह रहा हूँ, जी जी, अगर प्रोड्यूसर साहब कर दें, पाकिस्तान के मतलब भारत में बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, बहुत कुछ हुआ। इसी पाकिस्तान के अंदर एक सिख बच्चे ने, क्या बात है जी, ठीक है, वो कुदरतन उनके वालिद जो हैं वो डॉक्टर हैं पाकिस्तान में बड़े अच्छे, और उनको तगमा इम्तियाज़ भी मिला हुआ है। उस बच्चे ने 100% नंबर लिए सर, तकरीबन 100% नंबर लिए हैं। 555 में से 550 नंबर ओवरऑल लिए हैं उसने। और इस वक्त वो डिस्कस हो रहा है। मैंने तो आज उन्हें रखा था कि प्रोग्राम में उन्हें लेते हैं, हाँ, शायद कोशिश कर रहे हैं उनसे रब्ता हो जाए। लेकिन उसको देखें कि मैंने उसे आज भी उसको कहा कि बेटा ये कैसे हर चीज़ में आपको, उन्होंने कहा जी मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना। क्या बात है। उसने कहना मैंने कहा आपको पाकिस्तान में लोग
उन्होंने कहा नहीं मेरी क्लास में हमारे शहर में उन्होंने कहा लोग सबसे ज़्यादा हमें इज्जत देते हैं। उन्होंने कहा जो लोग ये बाहर प्रोपेगेंडा करते हैं, और उनके वालिद ने भी कहा कि जो लोग बाहर प्रोपेगेंडा करते हैं ना वो झूठ है। उन्होंने कहा देखिए मैं पाकिस्तान में पढ़ के मुझे इतने नंबर मिले और जितनी मेरी इज्जत यहाँ पे हो रही है उतनी किसी की हो। लेकिन राना साहब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नंबर तो बच्चों ने माशाल्लाह बड़े बड़े लिए हैं। ये ओंकार सिंह है, डॉक्टर मेमपाल सिंह के ये साहबजादे हैं। जो इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है जो वज़ीर तालीम पंजाब ने भी शेयर किया है वो ये है कि जी ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान में इन्होंने 50 में से 49 नंबर लिए हैं। परसेंटाइल स्कोर इनका 98 है इसमें। और अगर हम बात करें इस्लामियात के पर्चे में तो राना साहब 100 में से 98 नंबर लिए हैं इस बच्चे ने। अच्छा, इस पे कुछ लोगों ने तनकीद शुरू कर दी। मसले वाली बात है वो शायद ये मुसलमान भाई, उसने बताया कि मैं एक गैर मुस्लिम हो के भी मुझे तमाम जो मज़ाहिब है उसका अदब करना आता है। बिल्कुल ऐसी है और वो करता है। और मैं बल्कि मैं आपको मज़े बताऊँ कि यही बच्चा एक दिन हमारे पास आया अपने वालिद के साथ। अच्छा, ये मेरा मोहल्लेदार भी है। मैंने जब तो मैंने पूछा कि यार क्या खाओगे? उसने कहा जी चिकन नहीं खाएंगे साकिब साहब, ये नहीं ना खाते। उन्होंने कहा नहीं खाएंगे और हम सिर्फ वो पनीर खाएंगे। अच्छा, उन्होंने वो सारा अदब किया। अच्छा, मुसलमानों के हमारे कोई भी त्यौहार होते हैं ये हमारे साथ पूरा उसी हिस्से तरीके से हिस्सा लेते हैं। अच्छा, और आज उन्होंने जो पैगाम दिया था, अगर वो बच्चा साथ होता तो बहुत अच्छी बात होती। पैगाम ये था कि मुझे बड़े होके पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर हम भारत की बात करें जहाँ से ये मुकालमे का आगाज़ हुआ था वो ये है कि भारत के अंदर तो अब वो लोग जो मोदी के ऊपर तनकीद करते हैं वो खा किसी भी मज़हब से हों तो उन पर जो हालात हो रहे होते हैं, जो सितम ढाए जा रहे होते हैं और ख़ास तौर पर मुसलमानों की जो अक़लियतों की वहाँ पर सूरत हाल वो आपके सामने है। लेकिन ये पाकिस्तान है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि तमाम जो अक़लियतें हैं, अक़लियती बरादरी है वो ही पाकिस्तान की असलियत है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मुझे इजाज़त दीजिए, राना अज़ीम साहब को इजाज़त दीजिए, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।